नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको पुतिन के परमाणु तहखाने में ले चलेंगे, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। आपको यह भी बताएंगे कि पुतिन ने बीच जंग में अपने ही फौजियों के डेथ वारंट पर क्यों दस्तखत कर दिए। वहीं एक बड़ी लड़ाई पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले देखिए पुतिन के परमाणु तहखाने पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, क्योंकि रूस ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस ने जो बाइडेन के यूरोप दौरे के बीच दूसरी बार कहा कि रूस एक परमाणु पावर है और रूस से युद्ध करने वाले को इसका मतलब अच्छी तरह समझना चाहिए। Приготовить совместные действия. मिसाइलों के बीच, धमाकों के बीच बाइडेन का यूरोप आना। पुतिन का मूड बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि बात अब पुतिन के परमाणु बम से लेकर लॉन्चिंग कोड तक पहुंच चुकी है। क्या पुतिन अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हैं। पुतिन के परमाणु तहखाने पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप जरा गौर से देखिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए बेल्जियम में नेटो मीटिंग में क्या हुआ। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग जब बाइडेन को लेकर ग्रुप फोटो वाली जगह पहुंचे, तो बाइडेन ने सबसे पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से हाथ मिलाया और फिर कान में कुछ फुसफुसाया भी। तभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आगे बढ़े, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का रुख कर लिया और पूरा माहौल चाहे बहुत मुस्कुराहट से भरा हो, लेकिन रूस की परमाणु धमकी के बाद यहाँ सबकी हालत टाइट नजर आ रही है। क्या ये सैन्य गठबंधन ज़ेलेंस्की की मदद करेगा? Ми не в альянсі, не у найпотужнішому оборонному об'єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5 статті. Ми таке відчуття, що ми у сірій зоні між Заходом і Росією, але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम की आखिर वजह क्या है, इसे समझने के लिए अब आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली स्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है और ये बहुत ही घातक मिसाइलें हैं। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इस 36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज इसकी सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। और इस 28 सरमर, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें रूस की शैतान यानी कि सैटर्न R-36 मिसाइल के 4 मिलिट्री बेस हैं, जो बहुत ही सीक्रेट माने जाते हैं। R-36 सैटर्न को रूस के अलेस्क मिलिट्री बेस, डोम्बारोवस्की, कार्ताली और उजूर से लॉन्च किया जा सकता है। 16000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि यहां से अमेरिका के कोने कोने तक परमाणु हमला मुमकिन है। लेकिन इनसे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24। जंगल में छिपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। इसकी एक लॉन्चिंग टेस्ट पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के 1 महीने बाद इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्ड्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है और इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। स्टेलेटो यानी कटार और इस मिसाइल को रूस के 2 बेस पर रखा गया है। एक है तातिश्चेवो और दूसरा है कोजेल्स, जबकि RD-23 स्कैल्पल को तातिश्चेवो से लॉन्च किया जा सकता है। Приготовить совместным действием. रूस की ये वो मिसाइल है
जिससे सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा डरने वाला देश तो अमेरिका है। पुतिन ने जिस तरह से यूक्रेन पर चढ़ाई की है, यही मिसाइल है जिनकी वजह से अमेरिका और नेटो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में CIA से लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस सब ये जानना चाहते हैं कि पुतिन ने आखिर अपने ये एटम बम कहां छुपा रखे हैं। पुतिन सबसे बड़ा अटैक आखिर कहां से लॉन्च करेंगे? क्योंकि पुतिन के ऑफिस ने ये खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर अगर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अब ये बयान बाइडेन की यूरोप यात्रा से पहले आया और नेटो में इसे लेकर बहुत ज्यादा खलबली मच गई और इस तरह पुतिन ने बगैर मिसाइल बरसाए ही नेटो पर बहुत बड़ी बमबारी कर दी है। ऐसे में क्या ये बाइडेन का न्यूक्लियर वेलकम है? क्या पोलैंड दौरे में बाइडेन के आने का मतलब पुतिन को ज़ेलेंस्की को बरगलाना है या फिर पुतिन को भड़काना है? ऐसी ही गुटबाजी को देखकर पुतिन ने अपना परमाणु तहखाना खोल दिया है। रूस की मिसाइल एक्टिव हुई तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीरें आने लगी, भूमध्य सागर में ही सही, लेकिन यहीं पहुंचकर अमेरिका ने ये बता दिया है कि वो आसपास ही मौजूद है। अमेरिकी बेड़े की इन तस्वीरों से यूक्रेन और यूरोप को भरोसा दिलाया जा रहा है। USS ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में क्रूजर शिप और डिस्ट्रॉयर को लेकर 5 जंगी जहाज हैं। इस कैरियर पर न्यूक्लियर बम हैं और अमेरिका इन्हें सुपर हॉर्निक विमानों के जरिए कहीं भी लॉन्च कर सकता है। We care deeply about our country, about our values, about our partner nations, about NATO, and about the security of Europe in particular, which is why we're all out here together in this. जब अमेरिकी नेवी का ये वीडियो आया तो इसको रोकने वाली एक बहुत ही चैलेंजिंग तस्वीरें रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दी। रूस की ये मिसाइल लॉन्चिंग देखिए। ये है रूस की बैस्टियन मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक रूप है। ये कोस्टल डिफेंस यानी कि दुश्मन के वॉरशिप को टारगेट के लिए लॉन्च की जाती है। रूस ने इन मिसाइलों को दागकर बता दिया है कि अमेरिका समंदर के रास्ते भी रूस के करीब आएगा तो उसका हशर बहुत बुरा होगा। एक के बाद एक इन मिसाइलों को लॉन्च करके पुतिन ने अपना इरादा तो साफ कर ही दिया है और ऐसी ही मिसाइल रूस के जंगी जहाज से भी दागी गई, जब एक के बाद एक 6 कैलिबर मिसाइल लॉन्च की गई। इन मिसाइलों का टारगेट कौन बना, वो भी जान लीजिए। Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих. लेकिन नेटो और अमेरिका के लिए पुतिन के तहखाने में अभी 2 और सबसे खतरनाक मिसाइल बाकी हैं, जिनका जवाब अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। ये है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M। बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अब सवाल ये है कि टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन अमेरिका और नेटो के लिए आखिर खतरा क्यों हैं? टोपोल मिसाइल जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, वो 8 बेस से लॉन्च की जा सकती है। ये बेस हैं इरकुत्स्क, कांस्क, ग्लादकाया, वर्खन्याया, साल्दा, नोवोसिबर्स्क, तोकोवो और योशकार ओला। इस मिसाइल को आधुनिक बनाकर रूस ने टोपोल M वर्जन को भी तैयार किया है, जो ज्यादा सटीक है और मोबाइल लॉन्च से भी दागी जा सकती है, लेकिन इसका भी एक परमानेंट बेस है। नए वर्जन टोपोल M को रूस के तातिशचेवो मिलिट्री बेस पर रखा गया है और वहां से ये दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकती है। रूस की इन परमाणु मिसाइलों का जिक्र इसीलिए बहुत जरूरी है
क्योंकि पुतिन के कैंप ने अब न्यूक्लियर अटैक वाला ऑप्शन तैयार कर लिया है। इरादा पक्का है। क्योंकि इससे पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी विश्व युद्ध की बात कर चुके हैं। Днями, тижнями наші люди чують це постійно. लेकिन उनकी सबसे बड़ी लाचारी इस वक्त अमेरिका और नेटो से उस मदद की चाहत है जो उन्हें नहीं मिल रही। Армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах, і я вже місяць повторюю одне те й саме. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал, руйнує все живе, будь-які об'єкти, від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень. І Україна зверталась до вас по літаки. यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस ने 1-2 साल में नहीं की है। इसके पीछे 2014 के बाद के कई युद्धाभ्यास हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास ही किए गए हैं। जबकि रूसी नेवी की एक्सरसाइज ऐसी रही है कि नेटो के हाथ पैर कांपने लगे। Глубина 45 метров, держать ход 4,5 узла. ये रूसी ICBM बुलावा है। इनकी लॉन्चिंग देखिए और फिर नेटो के खौफ को समझिए। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही हैं। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल और चौथी मिसाइल। बुरई क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती हैं। 6 न्यूक्लियर बम, यानी 6 शहरों की इस तरह से तबाही। इसे देखकर समझ सकते हैं कि अपने नए न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पुतिन का एटमी आत्मविश्वास किस लेवल पर पहुंच चुका है। इसीलिए नेटो की मीटिंग के बीच पुतिन मार्च में ही क्या कर सकते हैं, इसे बाइडेन नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा है वो इसी महीने सबसे खतरनाक स्टेज पर है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन इस दौरान इस जंग का एक अजीब पहलू सामने आ रहा है और वो ये है कि अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर रूसी सैनिक है। दरअसल रूस के कुछ सैनिक जंग छोड़कर भाग रहे हैं, लिहाजा ऐसे सैनिकों को सबक सिखाने के इरादे से राष्ट्रपति पुतिन ने एक फरमान दिया है। उनके फरमान के मुताबिक जो रूसी सैनिक जंग छोड़कर भागेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और ऐसे भगोड़ों को मौत बांटने का जिम्मा रूस के स्पेशल फोर्स के स्पेतनाज कमांडो दस्ते को दिया गया है। जंग के बीच पुतिन का अजीबोगरीब फरमान। पुतिन के निशाने पर भगोड़े रूसी सैनिक। जंग छोड़ भाग रहे सैनिकों का डेथ वारंट। मौत बांटेगी पुतिन की सुसाइड स्क्वाड। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही का बारूद बरसा रही है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की सेना भी रूस के सामने डटी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि रूसी सेना को जंग में भयानक नुकसान हुआ। इसके अलावा यूक्रेन ने रूसी सेना के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया है और कईयों को युद्धबंदी बना लिया है।
लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक अजीबोगरीब पहलू भी सामने आया है। दरअसल इस जंग के बीच रूसी सैनिकों की एक बड़ी तादाद इस जंग को छोड़कर या तो भाग रही है या फिर उसने जंग लड़ने से ही इनकार कर दिया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग को लेकर रूसी सैनिकों के इस रवैये से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी परेशान हैं और उन्होंने रूसी सैनिकों को जंग छोड़कर भागने से रोकने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया है। फैसला भगोड़े रूसी सैनिकों को पकड़कर मौत के घाट उतारने का। और अपने इस फरमान की तामील करवाने के लिए उन्होंने बाकायदा अपनी स्पेशल फोर्स के कमांडोज को ऐसे रूसी सैनिकों को ढूंढकर मौत के घाट उतारने का जिम्मा दिया है। पुतिन ने भाग रहे सैनिकों के लिए डेथ वारंट जारी किया हुआ है ताकि वह युद्ध के मैदान से न भागें। यह चीज सही नहीं लगती। वस्तुतः युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर जब भी किसी देश का सैनिक भागता है तो उसकी सजा मौत की ही होती है। डेली मेल की खबर के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के सैनिकों को लगने लगा है कि उनके कमांडर उनका इस्तेमाल चारे के तौर पर कर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लिहाजा वो अपनी जान बचाने की गरज से यूक्रेन की सेना के सामने खुद सरेंडर कर रहे हैं। Я хочу отдельно обратиться к гражданам своей страны, к родителям, у которых сыновья сейчас служат, и родителям, у которых дети пойдут служить. Дай Бог бы поскорее все это закончилось. Не отправляйте своих сыновей сюда, потому что здесь происходят очень страшные вещи, которые вам не говорят. Здесь напрасно погибают наши солдаты. All mothers, please call your children who are in the military and ask them to return to Russia and not to commit any crimes against innocent civilians. इतना ही नहीं, डेली मेल की रिपोर्ट का दावा है कि जैसे जैसे यूक्रेन की जंग की मियाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रूस के सैनिकों को लगने लगा है कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। लिहाजा वो या तो जंग के मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं या फिर यूक्रेनी सेना के सामने हथियार डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, डेली मेल की रिपोर्ट का तो यहाँ तक दावा है कि जंग से बचने के लिए रूसी सैनिक खुद को गोली तक मार रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट में पेंटागन का हवाला देते हुए दावा किया गया कि मैदान जंग में अपने साथियों की मौत को देखकर रूसी सैनिकों का मनोबल इतना गिर चुका है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। всех убили. Такие дела. Но я пока живой, меня сейчас судят. Как бы есть вариант меня обменять как военнопленного. Ты можешь помочь это сделать, если общественность подключится. Что якобы на территории Украины, это еще, когда мы в России находились, по средствам массовой информации, там говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует, я сейчас дословно 100% ошибусь, поэтому... डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस अपने 498 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर चुका है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस की एक वेबसाइट के मुताबिक अब तक जंग में रूस के 9,861 सैनिक मारे जा चुके हैं और 16,153 सैनिक घायल। यूक्रेन जंग में अपने 1,300 सैनिकों के मारे जाने की खबर मान चुका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जंग में यूक्रेन के 902 नागरिक भी मारे जा चुके हैं और यूक्रेन के 30 लाख से ज्यादा नागरिक देश छोड़ चुके हैं और करीब 1 करोड़ लोग विस्थापित होकर दर बदर भटक रहे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी सेना की मरीन ब्रिगेड के 220 सैनिकों ने जंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, स्पेशल फोर्सेस के एक ब्रिगेड कमांडर को इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने रूसी सैनिक की मदद के लिए जंग में अपनी ब्रिगेड को भेजने से इनकार कर दिया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना में अपने खिलाफ बगावत के सुर तेज होते थे। राष्ट्रपति पुतिन परेशान, लिहाजा
उन्होंने बगावत को खत्म करने के इरादे से ही जंग छोड़कर भाग रहे रूसी सैनिकों के दिलों में खौफ पैदा करने के इरादे से ही अपने स्पेत्सनाज कमांडो को ऐसे सैनिकों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल रूसी सेना के स्पेत्सनाज कमांडो काफी खतरनाक माने जाते हैं। ये रूसी सेना की स्पेशल फोर्स है। रूसी सेना में स्पेत्सनाज कमांडो की तादाद 15,000 है। रूसी सेना और नौसेना में इनकी टुकड़ियां शामिल हैं। मुश्किल ट्रेनिंग के बाद एक सैनिक स्पेत्सनाज कमांडो बनता है। स्पेत्सनाज कमांडो ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे मुश्किल माना जाता है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ जंग में काफी नुकसान हो रहा है। अब तक इस जंग में रूसी सेना के 15 बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। 23 मार्च को रूसी सेना के मरीन कोर के जुकोव ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एलेक्सी शरोव की यूक्रेनी सेना के एक हमले में मौत हो गई। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक और जोरदार झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के जलवायु राजदूत एनातोली चुबाइस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने बताया कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के राष्ट्रपति पुतिन के फैसले को सही नहीं मानते, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने देश भी छोड़ दिया। लड़ाई की कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होना बिल्कुल जायज़ है, एक्सपेक्टेड है। कुछ कमांडर्स की डेथ होना अपने आप में बिल्कुल जिसको बोलते हैं इनएस्केपेबल है। हो सकता है पॉलिटिकली आपके कुछ लोग आपसे एग्री ना करें किसी भी वजह से। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ कमांडर्स के डेथ होने की वजह से या कोई पॉलिटिकली उनका साथ छोड़ देगा सो उससे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा असर ज़रूर पड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक और ब्रिटिश अखबार डेली स्टार की खबर के मुताबिक यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जान से मार देने की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन स्लोवाकिया बॉर्डर पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जान से मारने के इरादे से आई रूस के किराए के कातिलों की एक टोली को गिरफ्तार किया है। इस टुकड़ी में 25 लोग शामिल थे। इसके साथ रूस के खुफिया एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया। डेली स्टार की रिपोर्ट का दावा है कि जिस दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई उसी दिन से अब तक व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जान से मरवाने के लिए 1 दर्जन बार कोशिश कर चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि पकड़े गए कातिल रूस के वैगनर ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो और उनका परिवार रूस का टारगेट है। जो इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है ये होना कोई बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है। साथ ही साथ चाहे अनएथिकल ही सही, लेकिन रशिया का इस तरह की कोशिश करना कि ज़ेलेंस्की को मरवा दिया जाए ये भी एक कोई बहुत सरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी नहीं होगी। क्योंकि अगर रशिया और पुतिन ज़ेलेंस्की को हर चीज़ का जिम्मेदार समझते हैं तो इस तरह की कोई गलत स्ट्रैटेजी बनाना, अनएथिकल स्ट्रैटेजी बनाना कि किसी प्रेसिडेंट को मरवा दिया जाए ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। दरअसल यूक्रेन सरकार का दावा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वैगनर ग्रुप के मर्सिनरी यानी भाड़े के सैनिकों के निशाने पर है। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट कंपनी है। वैगनर ग्रुप को दिमित्री युदकिन ने बनाया था। दिमित्री युदकिन रूसी खुफिया एजेंसी GRU में लेफ्टिनेंट रह चुके हैं। 2014 में वैगनर ग्रुप के सैनिक क्राइमिया की जंग में भी शामिल थे। फिलहाल ये अपने किल और कैप्चर मिशन के तहत राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ढूंढ रहे हैं। वैगनर ग्रुप में 6000 सैनिक शामिल हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच जंग की बिसात पर मौत की शतरंज का खेल लगातार जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे को क्षय और मात देने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के अलग अलग शहर दहल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग की वजह से दुनिया 2 खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ नाटो यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका है, तो दूसरी तरफ सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सामने अपनी दादागिरी साबित करने में जुटे हैं। ये धमाका नहीं, बदनामी है।
अजोब सागर में उठते इस धुएं के गुबार को देखिए। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने फेसबुक पेज पर दावा किया कि उसने बर्दियस्क में रूस के बड़े लैंडिंग शिप को तबाह कर दिया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि बर्दियस्क के बंदरगाह पर हमला किसकी ओर से किया गया, क्योंकि रूस की तरफ से भी बंदरगाह पर हुए हमलों को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन रूस की इस खामोशी में बड़ा संदेश है। संदेश रूस यूक्रेन के बीच ऐसा महायुद्ध चल रहा है जो यूरोप और दुनिया के इतिहास को दोबारा लिखे बिना थमता नजर नहीं आ रहा। जिसमें कौन किस पर भारी है इसकी कोई असल जानकारी नहीं। रूस कभी कीव के किले को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है, तो कभी चर्नेव और मारियुपोल पर नजरें टेढ़ी कर रहा है। लेकिन कीव पुतिन की पूरी युद्ध नीति को हिला के रख दिया है। यूक्रेन रूस के ताबड़तोड़ हमले का लगातार जवाब दे रहा है और बार बार संभल कर फिर खड़ा हो रहा है। 30 दिन की इस खूनी जंग में रूस और यूक्रेन अपने अपने दावे रहे। सच पूछिए तो यूक्रेन के सैनिकों और नागरिकों और रूस के शहीद होने वाले सैनिकों की सही संख्या अभी तक दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं, सिवाय रूस और यूक्रेन के हुक्मरानों। सिर्फ दोनों देशों के राष्ट्रपति ही जानते हैं कि उनकी जिद की इस खूनी जंग में उन्होंने कितने अपनों और परायों की जिंदगियां अकाल मौत के मुंह में जबरन ही निगलवा दी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 15,800 सैनिकों को मार गिराया है, तो रूस के 282 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह करने का भी दावा किया। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के 530 टैंक को खत्म कर दिया है। साथ ही यूक्रेन ने रूस के 124 हेलीकॉप्टर, 108 फाइटर जेट, 82 MLRS, 47 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. На жодному із них противнику не вдалося досягти успіху. Угруповання військ стримують ворога на зазначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони. Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів. तराजू के दूसरी तरफ रूस का पलड़ा भी कम भारी नहीं। रूस के हमले से यूक्रेन की 1000 बिल्डिंगें ढह चुकी हैं और 3000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन का मारियुपोल शहर हुआ है, जहां लगातार बमबारी की जा रही है। मारियुपोल शहर को लेकर संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अभी तक इस शहर में करीब 1000 लोग मारे गए हैं। रूसी फौज और वायुसेना के हमलों में यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की हद से 30 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है और उनकी वायुसेना दिन रात आसमान से कीव के ऊपर मिसाइलों में बंद अकाल मौत बरसा रही है। तब जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेन का ख्याल आया है। बाइडेन नेटो, G7 और यूरोपीय यूनियन की आपात बैठक में शिरकत करने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं, जहां से यूक्रेन को बहुत उम्मीदें हैं। Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни.
Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих 3 самітах буде наша позиція, міцна позиція. На цих 3 самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив. अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा बुधवार को ही शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बाइडेन ने नेटो मुल्कों को एक करने की कोशिश की और रूस पर कड़े तेवर दिखाए। इसके बाद शुक्रवार को बाइडेन पोलैंड के लिए रवाना होंगे, जहां वो पोलैंड के राष्ट्रपति से बात कर पोलैंड को रूस की जगह G20 में आने का न्योता दे सकते हैं। लेकिन जिस खतरे से वो दुनिया को बचाने गए हैं, अब समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के लिए असल खतरे यानी रूस से कितनी दूर होंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति आंद्रेजेस डूडा से होगी और उनसे महज 120 मील दूर बेलारूस में पुतिन की पूरी फौज है। यानी बाइडेन से रूसी खतरा महज 10 मिनट की दूरी पर है। अगर यहाँ बाइडेन की यात्रा ने टेंशन बढ़ाई या फिर बाइडेन की वजह से रूस को G20 से अलग करने की घोषणा होती है, तो समझिए पोलैंड महायुद्ध का नया एपिसेंटर बन जाएगा। Після такої війни проти Росії більше прошу ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і в світі, як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. पोलैंड पहले से ही पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, जो कि नेटो का सदस्य देश है। पोलैंड ने रूस के 40 डिप्लोमेट को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पोलैंड ने रूस को G20 से निकलने का समर्थन किया। साथ ही पोलैंड यूक्रेन में शांति सेना भेजने के लिए तैयार है। पोलैंड ही वो देश है जो यूरोपियन यूनियन को रूस पर और प्रतिबंध लगाने को लगातार कह रहा है। यही वजह है कि पुतिन पोलैंड से काफी नाराज है और आने वाले वक्त में अगर कोई उनके निशाने पर होगा तो वो है यूक्रेन का पड़ोसी पोलैंड। और अगर पोलैंड पर रूसी हमला होता है तो ये सीधे नेटो से जंग होगी, जिसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। President Putin has made a big mistake, and that is to launch a war, to wage war against an independent sovereign nation. He has underestimated the strength of the Ukrainian people, the bravery of the Ukrainian people and the armed forces, and therefore they are also meeting much more resistance than they expected. We need, in a way, to address the actions that we see Russia is doing in Ukraine, and that's also the reason why we have significantly stepped up the support to Ukraine and why we have increased the presence of NATO troops in the eastern part of the alliance and increased the readiness of our troops. सब अपने दाव चल रहे हैं, सब अपनी कोशिशों में लगे हैं। माइंड गेम चरम पर है। वॉरजोन भले ही रूस यूक्रेन सीमा के आसपास है, लेकिन इसने दुनिया के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें चल रही हैं, परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। और दुनिया दो साफ भागों में बटी हुई नजर आ रही है, जिसमें एक तरफ वो देश जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनको दुनिया का दादा जंगबाज बनने के लिए यही मौका मुफीद लग रहा है।
इमरान खान का लास्ट ओवर, सही सुना आपने। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि बागियों को वोट देने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव में नियाजी सरकार का जाना तय है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में पहली बार कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिरेगी, ना कि तख्ता पलट से। इमरान खान का लास्ट ओवर चालू। तुम जितना मर्जी झूठ को दोहराओगे, पाकिस्तान की आवाम उसको मुस्तरद करेगी। आज रात नियाजी को नींद नहीं आएगी। हम इमरान को चैलेंज करते हैं, ये भागना का सिलसिला बंद करो, कल अदम एतमाद लेकर आओ। इमरान का सुप्रीम दाव हुआ बेअसर। पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, ना ही आईन में गुंजाइश है कि रुकने पार्लियामेंट का वोट तस्लीम ना किया जाए। क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? जब कुर्सी डोले, नियाजी क्या बोले? सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले। इमरान की छुट्टी का काउंटडाउन शुरू। नियाजी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद छावनी में बदल गया है। विपक्ष की फौज गो नियाजी के नारे लगा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान का गेम ओवर तय माना जा रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं हुआ तो इमरान खान अब 5 दिन के प्रधानमंत्री हैं। नियाजी के हाथ से बहुत ही जल्द वजीर आजम की कुर्सी जाने वाली है। 25 मार्च को इमरान खान के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। 26 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी और 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी। पीएम की कुर्सी पर लटकी अविश्वास प्रस्ताव की तलवार के तोड़ के तौर पर इमरान खान ने आखिरी पैंतरा चला था। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में बागियों के वोट न गिने जाएं। लेकिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जोर का झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी बागियों को वोट देने का अधिकार दिया है। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि बागियों को वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। आज़म इमरान खान से कानूनी टीम की भी मुलाकात हुई है। ज़राए का बताना है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल, इत्तेहादी जमातों और अरकान से राबतों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत की ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का मजीद बताना है कि हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान का कहना है कि हम आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे। मतलब साफ है, इमरान का जाना अब पूरी तरह से तय हो गया है। इमरान की कुर्सी डोल रही है। ऐसे मुश्किल भरे वक्त में इमरान खान ने इमोशनल कार्ड खेला है कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है। सुना आपने, इमरान खान ने विपक्षी नेताओं को डाकुओं का टोला बताते हुए 27 मार्च को कौम से सड़क पर निकलने की अपील की है। कुरान का हवाला देकर आवाम से साथ देने की अपील की है। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले। पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 28 मार्च को वोटिंग होनी। इससे एक दिन पहले 27 मार्च को इमरान ने मेगा रैली का ऐलान किया है। बड़ा सवाल है, मेगा रैली कर क्या नियाजी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं नहीं जा रहा। कतई तौर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए।